जीरो। हेलो, नमस्ते। महेंद्र रोशन जी। हेलो। एक बार अनम्यूट करके थोड़ा वॉइस चेक कर लें। और जी प्लीज सर, सब नमस्कार सर। लोग नमस्कार। और बाकी सारे फेलोज वो भी थोड़ा वीडियो ऑन कर लें। ऑडियो ऑफ रखें, वीडियो ऑन कर लें सब लोग, सो दैट कि हम लोग फेस टू फेस आज बात कर सकें। और इससे पहले कि मैं अपनी तरफ से कुछ एक मुख्य बिंदु जो आज के चर्चा के अराउंड आप लोगों के बीच साझा करना है, तो मैं चाहूंगा कि जितने लोग हो सकें वीडियो ऑन करके फेस टू फेस हो जाएं। और महेंद्र रोशन जी से रिक्वेस्ट रहेगा कि वो भी अभी थोड़ा फेस टू फेस हो जाए और थोड़ा ब्रीफ आ जाइए इधर। जो आज पिछले घंटा पिछले घंटे में जो चर्चा हुई है उसका ब्रीफ थोड़ा आज साझा किया जाए। जो विषय, जो सब्जेक्ट मैटर, जो कंटेंट आज फिलोज के साथ डिस्कस किया जाना था, तो मुझे उम्मीद है कि निश्चित रूप से उस पर आपने समुचित चर्चा किया होगा अपने फेलोज से। और इससे पहले कि आज उन कंटेंट्स को हम लोग एक खास दिशा में आगे ले चलें और सारे जितने फेलोज हैं, जैसा तय हुआ है कि इनको गतिविधि आधारित एक्टिविटी बेस्ड चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाए आज से। तो ऐसे में मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा महेंद्र रोशन जी से कि पिछले घंटे जो कुछ भी उस फेलोज, उस उद्यम मित्र फेलोज की जो भूमिका रहेगी इसमें, एएफसीडीपी जो मुख्य परियोजना है उसके अराउंड, तो क्या कुछ चर्चा रही हुई, क्या कुछ जानकारी दी गई, थोड़ा उसके ऊपर अपनी बात रखा जाए। फिर हम लोग जी जी अपने चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और उसमें एक खास दिशा में एक खास तरीके से प्रस्तुति रखी जाएगी। जी जी सर, जी नमस्ते सर। इसमें अभी जो अभी लोग जुड़े हैं और यहाँ बैठे हुए थे, लगभग 12:15 बजे बैठे ये लोग। और जो बातचीत हुई उसमें उद्यम शिक्षा फेलोशिप क्या है, इस पर थोड़ा हम लोगों ने बातचीत किया, लोगों को एक जानकारी दी कि जो कृषि पारिस्थितिकी आधारित विकास है उस संदर्भ में हम लोग बात किया कि इसको हम लोग उद्देश्य मतलब ये है। और जल संरक्षण और जल प्रबंधन, ये मुख्य बात इसमें है। गांव में जो उद्यम में विकास करना है, और जो किसान समूह है या एफपीओ है उसको कैसे करना है, हम बाजार के बारे में बात कर पाए। और जो हमारा प्रोडक्शन है, जो जो उत्पादित चीजें हैं उनको कैसे हम सप्लाई करें, एक सीरीज कैसे बने, वो युवा एवं महिला जो वो नेतृत्व विकास के लिए हम एक कैसे प्रयास करें, उसकी शुरुआत कैसे करें, तो ये है।
उनसे जो ये उद्यम शिक्षा फेलोशिप है, इसके जो उद्देश्य हैं इस पर चर्चा की गई। और उसमें हम लोगों ने बात किया कि गांव के लोगों को आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए, ये एक उद्देश्य में शामिल है। किसान जो हैं, छोटे किसान मुख्य रूप से उनको हम लोग जो आय है उनकी आय में बढ़ोतरी कैसे हो, ये एक उद्देश्य में शामिल है। जो हमारे चूंकि चांदन ब्लॉक जल संकट वाला जगह है, तो जल एवं कृषि जो संकट है उसकी जो समाधान है वो कैसे हम लोग कर पाए, ये एक उद्देश्य में शामिल है। जो युवा लोग हैं उसके युवाओं को उद्यम और उसमें उनके बीच में नेतृत्व कैसे प्रदान करें, तो ये है। और जलवायु संवेदनशील कृषि मॉडल, मतलब हम ऐसे खेती का मॉडल बना सकते हैं या विकसित कर सकते हैं जिसमें जलवायु संरक्षित हो, जलवायु परिवर्तन का जो दंश झेल रहे हैं हम लोग वो न हो, और गांव के लोगों को जो अर्थव्यवस्था है उसमें मजबूती कैसे प्रदान हो। तो इस तरह के, मतलब एक तरह से ये एक उद्देश्य के रूप में हम लोगों ने बातचीत की है कि ये कार्यक्रम का मूल उद्देश्य यह होगा। और असल में ये जो कार्यक्रम है उद्यम शिक्षा फेलोशिप, वो मुख्यतः ग्रामीण नेतृत्व कार्यक्रम है। ये गांव में लोगों को नेतृत्व प्रदान करने के लिए ये कार्यक्रम सुनिश्चित करता है। कृषि एवं जल आधारित ये चीजें हैं, कैसे हम इसको वो फील्ड में उतारें। और इसमें कृषि मित्र के रूप में, वाणिज्य मित्र के रूप में, उद्यम मित्र के रूप में, जल मित्र के रूप में भूमिकाएं अदा की बात। तो हम चांदन प्रखंड के जो 5 पंचायत हमारे हैं, उस पंचायत की जल संकट की समस्याएं हैं उसको पहचान करना एक मुख्य बात होगी। जैसे जल स्रोत की बात हम करते हैं तो तालाब हो गया, आहर हो गया, नदी हो गया, या अन्य जो जल जो जो संरचनाएं हैं उसका एक तरह से पूरा एक डेटा और मैपिंग करना, ये काम हमारा हो जाएगा। जल संरक्षण के लिए समुदाय को हम कैसे अवेयर करें, कैसे संगठित करें, उनको कैसे उसके लिए संगठित प्रयास करना है कि जल को कैसे बचाना है। जल का उपयोग भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो जल का उपयोग और सिंचाई की जो समस्याएं हैं उसको बेहतरी तरीके से समझना, ताकि हम फिर उसका कोई विकल्प या कोई एक्टिविटी प्लान कर सकें। किसानों के साथ जो जल आधारित खेती की बात हम लोगों ने किया है, यदि हम जल मित्र हैं तो एक मॉडल भी क्रिएट किया जा सकता है। जैसे हमारे यहाँ 2-3 तरह के जमीन है। एक तो नदी के किनार वाला जमीन है जहाँ ज्यादा पानी सालों भर रह जाता है। एक थोड़ा ऊपर है जो पानी कम रहता है लेकिन कंकरीली है। और एक है कि जो बेजाब्ता पथरीली जमीन है। तो हम हमको ये भी करना पड़ेगा कि जिस तरह के जमीन है उस तरह के खेती को कैसे हम प्रमोट करें और कैसे उसको हम लोग उसको वहाँ पर जो खेत है उसका उसमें प्रोडक्शन हो सकता है। हम जो जल संरचना है उसका हम व्याप्ता सर्वे करें और उसका व्याप्ता डॉक्यूमेंट हम लोग करें, दस्तावेजीकरण करें, ताकि हम सरकार के जो स्कीम है, सरकार की जो योजनाएं हैं, वो दस्तावेजीकरण के आधार पर हम उनको मदद करने के लिए तैयार कर सकें। तो इस तरीके से तो जल एवं जो खेती से जुड़े जो वो एक तरह से जो डॉक्यूमेंट है वैसा उसको बेस लाइन कर सकते हैं। वो बेस लाइन डेटा संग्रह करना, ये हमारा मुख्य रूप से काम हो सकता है। तो इस तरीके से हम लोग 5 पंचायत अभी फिलहाल हम लोग रखा है। और इसमें
मिक्स किसान है, उसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी, बीसी और सभी लोग हैं इसमें। तो इस तरह से सामूहिक खेती को कैसे हम लोग प्रमोट कर सकते हैं, तो सीखने के लिए और सिखाने के लिए हम लोगों को बहुत जरूरी है। सरकार की जो योजनाएं हैं उसको कैसे लोगों को जोड़ पाए उनसे भी। तो मुख्यतः हम साथियों से यही बातचीत किए हुए हैं कि अ, आप सब लोग, चूंकि अभी भी बहुत सारा जानकारी का अभाव है लोगों के बीच में और काफी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, बावजूद उसके लोगों को ये अपना जो यहाँ की परिस्थिति है और जो इनके पास अपना भी थोड़ा बहुत जमीन है, तो जमीन में जो परिस्थितियां हैं, जो परंपरागत खेती जो कर रहे हैं, उसे हम जमीन से जो लाभ मिलना चाहिए वो शायद नहीं हो पा रहा है। तो परंपरागत खेती को कैसे हम नए तरीके से हम प्रमोट कर सकें और व्यावसायिक खेती को कैसे प्रमोट कर सकें और लोगों को उद्यम कैसे बना सकें, लोगों को इस क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ा सकें, हम खुद कैसे आगे बढ़ सकें। किसान समूह यदि बनी है तो उनको प्रमोट करें, नहीं तो किसान समूह को ही बनाना। एफपीओ यदि एफपीओ यहाँ चांदन में एक है लेकिन बहुत वो पावरफुल नहीं है, जैसे ही ऐसा ही कुछ है। तो अब जरूरत पड़ने पर ऐसा भी हो सकता है कि लोग एफपीओ बनाने के लिए भी तैयार हो जाएं या किसान समूह को और हम लोग ब्रॉड रूप में कर सकें। तो कुल मिलाकर के हम लोग चांदन प्रखंड में जो अभी चयनित 5 पंचायत है, उस 5 पंचायत में 5 पंचायत के सभी गांव में जल स्रोत को एक डेटाबेस बनाना और किसानों को एक सूची बनाना, जिससे कि मतलब उनके साथ हम लोग काम कर सकें, बात कर सकें। तो इस तरीके से चर्चाएं अभी हम लोगों ने किया है और सभी साथी यहाँ बैठे हैं, जुड़े हैं और साथी लोग बता भी सकते हैं। तो हमारे ओर से तो इतना ही बात हुई है सर। बहुत धन्यवाद रोशन जी। और जी अभी हम लोग इसके अराउंड अभी चर्चा करेंगे, बात करेंगे और फेलो से भी बात करेंगे। थोड़ा जो है अ, आज जो अपनी बात को आपने साझा किया अपने फेलोज के साथ, उसका ब्रीफ अभी आपने रखा। तो अभी हम लोग दूसरे खंड में जो बात करेंगे, जिसके ऊपर मैं आज प्रस्तुति रखना चाहता हूं, जैसा कि आपने उद्यम फेलोज उद्यम शिक्षा फेलोशिप प्रोग्राम जो प्रस्तावित है, उसको आपने, जो आज पहले हम लोगों की बात हुई थी कि जो कुछ भी इसके संबंध में जानकारी, कंटेंट, फ्लायर्स साझा किया गया है, उस आधार पर बिंदुवार ढंग से कुछ एक कंटेंट साझा कर दिया गया था आपके साथ। उसके अराउंड आपने बहुत सुनियोजित ढंग से अपनी बात को अपने फेलोज को बताया है, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ। अब उसका थोड़ा डायरेक्शन देखें, अगर प्रस्तुति का डायरेक्शन देखें जो हमारे फेलोज को दिया गया है, वो है उद्यम शिक्षा के बारे में मुख्य जानकारी, और उसमें साथ में जल मित्र की भी उनकी भूमिका कैसी रहेगी, उस रूप में आपने इन लोगों को जानकारी दी है। और अभी दूसरे खंड में जो मैं अभी इस वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से आपके फेलोज को बताना चाहता हूं, उसकी दिशा जो रहेगी और आज का जो विषय रहेगा, वो रहेगा जल मित्र टू उद्यम मित्र, जल मित्र से उद्यम मित्र तक। क्योंकि अभी जो मुख्य परियोजना एक प्रस्तावित है आपके चांदन ब्लॉक में, जो हमारे एप्लीकेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, जिनके साथ आप इम्प्लीमेंटिंग ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करने के लिए अपने फेलोज के साथ खड़े हुए हैं, तो उसमें उनकी भूमिका जल मित्र के रूप में होगी। और पिछली चर्चाओं में जैसे कि हम लोगों ने बात किया कि वाटर के ऊपर एक बड़ी परियोजना के रूप में हम लोग उसको एडॉप्ट करना चाह रहे हैं। तो उसमें आपने जो कुछ भी बेसलाइन तैयार किया और एक
टेम्पलेट के अंदर में जो कुछ भी आपने शुरुआत में जानकारी दी थी चांदन ब्लॉक के प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को लेकर के, वहाँ के जो बेसलाइन डेटा है उसके बारे में जो कुछ भी आपने जानकारी साझा किया, उसी के आधार पर प्रस्तावना तैयार किया गया है। और जो कुछ 3 हमारे पोटेंशियल फंडिंग पार्टनर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिनको हम लोग ये प्रपोजल देने की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें बेसलाइन बहुत महत्वपूर्ण रहता है। जो डेटा आपके द्वारा दिया गया है उस पर पूरी समीक्षा हुई है और उसी आधार पर प्रस्तावना तैयार किया गया है, प्रपोजल डेवलप किया गया है, प्रोग्राम को डिजाइन किया जा रहा है। और जब हम प्रोग्राम डिजाइन की बात करते हैं तो सिर्फ प्रपोजल डेवलपमेंट से बात नहीं, एक प्रपोजल, एक प्रस्तावना जो है एक प्रभावी नहीं होता है, बल्कि उसमें हम वहाँ के पारिस्थितिकी के हिसाब से, वहाँ के प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हिसाब से प्रोग्राम को हम डिजाइन भी करें। क्योंकि पिछले चर्चाओं में इस बात पर बहुत चर्चा हुई है और हमने काफी जोर भी दिया है, बल्कि विगत कुछ वर्षों से ही जो ईस्टर्न कॉरिडोर में खास करके जो हमने प्रमोट करने का प्रयास किया है इस कॉरिडोर को कंसोर्टियम के फॉर्म में, तो हमारी कोशिश हमेशा यही रही है कि जो भी आरएफपी अप्लाई किया जाता है उसको एक फ्रेमवर्क समझा जाए और जो कुछ भी प्रपोजल डेवलप किया जाए वो बेसलाइन डेटा के आधार पर ही किया जाए। और उसमें हमारा एक मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, वैसे तो जो टेम्पलेट होता है प्रपोजल का उसमें कुछ एक क्वेश्चंस रहते हैं, तो उसमें औपचारिक रूप से बहुत लोग प्रोग्राम सस्टेनेबिलिटी के बारे में लिख देते हैं, लेकिन जो हमारे अभी फंडिंग पार्टनर हैं, पोटेंशियल फंडिंग पार्टनर्स हैं, जिनके साथ हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं उसमें, तो एक महत्वपूर्ण यहाँ पर बात आती है, जैसे कि अभी आप लोगों से चर्चा कर रहे हैं, तो इसका जो प्रसारण है एक कुछ खंड में हम करने की कोशिश कर रहे हैं और साझा कर रहे हैं अपने सीएसओ पार्टनर्स के साथ भी, ताकि इस कार्यशैली को वो एडॉप्ट करें। और जो हम प्रयास कर रहे हैं उसमें पोर्टफोलियो डेवलप करने का हम अपने फंडिंग पार्टनर्स के लिए इस विधा को वो जितनी जल्दी बेहतरीन ढंग से अगर बेसलाइन के आधार पर वो एडॉप्ट करेंगे, प्रोग्राम में, प्रोजेक्ट में उतनी सफलता जल्द मिलेगी और लंबे समय तक मिलेगी। तो इस चर्चा के माध्यम से ना सिर्फ आपको, आपके फेलोज को, बल्कि बाकी और भी जितने कंसोर्टियम पार्टनर्स हैं, इस विधा को हम एडॉप्ट करें, इस मेथोडोलॉजी को एडॉप्ट करें, जिसको कि हम लोग बॉटम अप एक मेथड बोलते हैं। तो इसमें कहीं भी कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है बॉटम अप और टॉप डाउन में, दोनों की अपनी अपनी उपयोगिता है। जैसे टॉप डाउन में, जैसे आरएफपी में जो कुछ भी टेम्पलेट गाइडलाइंस दिया जाता है वो आपके प्रोग्राम को स्ट्रक्चर करने में हेल्प करता है, लेकिन फाइनली जब आप उसको डेवलप कर रहे होते हैं, अपने जो है पोटेंशियल फंडिंग पार्टनर्स को सबमिट कर रहे होते हैं, उस पर आगे आप उनके साथ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ड्यू डिलिजेंस में शामिल होना चाहते हैं, प्रोजेक्ट सैंक्शन से लेकर के प्रोजेक्ट प्रिपरेशन एंड देन जो उनके जो मिड लाइन रिपोर्ट, एंड लाइन रिपोर्ट तक की जो जर्नी होती है, उसमें हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि सिर्फ हम कंप्लायंस जैसे तैसे ना दें, बल्कि हमारा जो मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन सिस्टम है वो इंटरनली भी हमारा स्ट्रांग रहे, हमारा काफी प्रभावी रहे, इफेक्टिव रहे। तो इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि जो हमारी जो मुख्य एक परियोजना है AFCDP, एग्रो इकोलॉजिकल फार्म क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिससे जुड़ा हुआ ये एक इंटीग्रल पार्ट है उद्यम शिक्षा फेलोशिप प्रोग्राम। क्योंकि आपके जो ये फेलोज हैं
आपके AFCDP से जुड़े हुए जितने भी थेमेटिक एरियाज होंगे, चाहे वो वाटर हैं, अभी उसके अलावा क्लाइमेट मिटिगेशन फंड, क्लाइमेट एडाप्टेशन फंड, जैसे क्लाइमेट रिसिलिएंट एग्रीकल्चर का कुछ एक अभी प्रस्तावना तैयार होगा। उसके अलावा एग्रो इकोलॉजी फंड की बात है, जो हम लोगों ने चर्चा किया था बैफ के लिए, गैप के लिए। तो उसके उसके ऊपर भी हमारे जो कंसोर्टियम पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है, एक बेस लाइन आधार पर AFCDP का जो बेस लाइन एक बार तैयार हो जाता है, तो उसमें आगे प्रोग्राम को डेवलप करना, डिजाइन करना, फिर आगे ड्यू डिलिजेंस से लेकर के प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एंड, सिर्फ जैसा कि हमने कहा कि हम कंप्लायंस में ही सिर्फ व्यस्त ना रहें, वही हमारा ऑब्जेक्टिव ना हो, बल्कि हम एक अच्छा इम्पैक्ट रिपोर्ट दे सकें। तो इसमें विगत जितनी भी चर्चाएं हुई हैं, हमने हमेशा कोशिश किया है इस बात को आप सबों तक पहुंचाने का और इसको एडॉप्ट करवाने का। तो ऐसे में अभी जब हम अपने उद्यम शिक्षा फेलो से बात कर रहे हैं, जो स्कोप है उद्यम शिक्षा फेलोशिप में, उसके बारे में आपने बताया कि कैसे AFCDP का जो क्लस्टर बनेगा, फार्म क्लस्टर बनेगा, जो कि मुख्यतः स्मॉल होल्डर फार्मर्स के लिए और के साथ बनाया जाएगा। तो उसमें कैसे वो लोग फार्मर्स को रीच आउट करेंगे, कैसे उनकी लिस्टिंग होगी, कैसे शॉर्ट लिस्टिंग होगी उनकी, और इस प्रक्रिया में जब उनकी ऑनबोर्डिंग होती है, तो उसमें आपने संभवतः उस फॉर्म की भी बात की होगी, जिसमें कि 3 कैटेगरी है, A, B और C कैटेगरी है, जिसमें हमारा लक्ष्य होता है कि क्लस्टर में हम अपने फार्मर्स को 3 तरह के लक्ष्य को प्राप्त करवाएं। पहला, A कैटेगरी में हमारा लक्ष्य होता है कि उनका डिजायरेबल ऑप्टिमम हम उत्पादन जो है का जो लेवल है, उसको हम लोग अचीव करवाएं। ठीक है, तो उसके लिए जो कुछ भी क्लस्टर में व्यवस्था हो सकती है उनके लिए, हम लोग उसमें उनको अभिसरण का लाभ कैसे दिला सकते हैं, कन्वर्जेंस स्कीम्स का लाभ विभागों से कैसे दिला सकते हैं, इसके ऊपर भी विगत चर्चा में आप लोगों से डिटेल में बात हुई थी। तो ये भी हम चाहते हैं कि हमारे जो फेलोज जुड़े हैं इस बात को समझें कि उनके लिए एक जो है एक वांछित डिजायरेबल जो एक प्रोडक्शन लेवल है, जो किसान चाहता है कि उसके फार्म क्लस्टर में उतना प्रोडक्शन, उस लेवल का प्रोडक्शन हो। तो ऐसे में क्या क्या व्यवस्था प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अराउंड क्या क्या समाधान इंटरवेंशन उनको दिया जा सकता है, कहाँ से दिलाया जा सकता है। तो ये सब कुछ, जैसा कि हमने कहा कि अभिसरण की योजनाएं हैं, जो कि 10 से 12 तरह की योजनाएं सीधे उनके क्लस्टर में दिलाया जा सकता है। जैसे कि फेंसिंग की समस्या आती है, वहां जैसे फसल का नुकसान हो जाता है अभी जंगली पशुओं के आगमन से। उसके अलावा जो है वाटर से रिलेटेड, जो अभी हम लोग स्पेसिफिक बात करेंगे, जल मित्र की भूमिका उनकी कैसी होगी, फिर वो लोग उद्यम मित्र के रूप में कैसे और भी प्रभावी रूप से काम कर पाएंगे और प्रोग्राम में सस्टेनेबिलिटी ला पाएंगे, ताकि उन क्लस्टर्स का स्केलिंग किया जा सके। तो ऐसे में एक कैटेगरी में उनको किस तरीके से किसानों को समझाना है कि उनको क्या कुछ उसमें एक कैटेगरी में लाभ होगा और उनकी गतिविधियां क्या होंगी उसमें। उसी तरह से जो जैसे कि ए कैटेगरी में तमाम जो उनके क्लस्टर में जो जरूरतें हैं उनकी पूर्ति करते हुए, जैसे कि हमने कहा कि फेंसिंग, अभी सिंचाई की व्यवस्था, ड्रिप इरिगेशन, जहां जहां उस ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अभी इरिगेशन की व्यवस्था करने की बात हो, उसमें अभिसरण का लाभ दिलाने की बात हो, तो इन सारी चीजों के अलावा एक कुछ महत्वपूर्ण उसमें क्लस्टर में उत्पादन को उस लेवल पर ले जाने के लिए जो जरूरत होती है, वो खास इस बात की जरूरत होती है कि उनको एक पैकेज ऑफ प्रैक्टिस अडॉप्ट करवाया जाए, जो कि हम लोग प्रमोट कर रहे हैं
एग्रो इकोलॉजिकल पैकेज ऑफ प्रैक्टिस। जैसे कि बहुत लोग किसानों को जो भी थोड़ा बहुत अगर विभाग से कुछ एक ओरिएंटेशन मिलता है, थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन मिलता है, कुछ एक वर्कशॉप भी किसी किसी किसानों ने अटेंड किया हुआ होता है, तो मुझे लगता है कि अभी जहां पर इस तरह की समस्याएं खेती बाड़ी की बनी हुई है, क्लस्टर नहीं बने हुए हैं, तो उनको जो कुछ भी जानकारी दी गई है, जो कुछ भी सुविधा दी गई है उसमें वो बहुत अपर्याप्त है, खंड खंड में दी गई है। थोड़ा बहुत अगर आप अपने किसानों से पूछें तो कुछ किसान आपको बता पाएंगे कि जो प्राकृतिक खेती है, नेचुरल फार्मिंग है, उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी उनको होगी, ऑर्गेनिक के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी उनको होगी, केमिकल जो फर्टिलाइजर से क्या नुकसान हो रहा है, मोटी मोटी जानकारी तो उनको होगी। लेकिन अगर एक पैकेज ऑफ प्रैक्टिस के रूप में एक सफलतापूर्वक कोई इसमें जानकारी रख करके खेती करने की स्थिति में हो, तो ऐसा आप देखेंगे कि बहुत कम पाया जाएगा या फिर नगण्य नहीं होगा। तो ऐसे में हम लोग अभी जो ए कैटेगरी में बात कर रहे हैं कि तमाम जितने भी उनको एक सफल क्लस्टर में खेती करने की जो सुविधा होती है, तो उसमें फेंसिंग, एग्रीकल्चर, इरिगेशन के अलावा प्रशिक्षण, खाद और बीज की अगर हम बात करें तो रासायन मुक्त खेती वो कैसे कर सकें, तो उसके लिए जो एग्रो इकोलॉजिकल पैकेज ऑफ प्रैक्टिस में वो कैसे अपने फार्म गेट पर ही कैसे कुछ एक वो लोग एक विधि अपना सकते हैं जिसमें कम से कम एक्सटर्नल इनपुट की जरूरत हो, और कृषि वानिकी कुछ एक मेथोडोलॉजी होती है उसको भी वो कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जो एग्रो इकोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है सिर्फ एग्रीकल्चर को लेकर के नहीं है, बल्कि वहां एक पारिस्थितिकी बनाना है। जैसे कि जो प्रस्तावित प्रोजेक्ट लोकेशन है वो ट्राइबल बेस्ड है, अभी आकांक्षी जिला में भी आता है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में भी आता है। तो कहीं ना कहीं जो जो डेवलपमेंट की जर्नी है, जहां पर जो उस ज्योग्राफिकल जो चैलेंजेस हैं वहां पर हम उस हिसाब से डेमोग्राफी का भी स्टडी करके उनको विकास के क्रम में हम कैसे जोड़ सकते हैं, वहां लोकल गवर्नेंस को भी हम लोग कैसे सुदृढ़ कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं, सारा जो ये एक डायमेंशन है, अगर इसको हम लोग इस फार्म क्लस्टर योजना से अगर इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसमें हम लोग ने जो कुछ भी इसमें अध्ययन किया है, रिसर्च किया है, उसको अगर इम्प्लीमेंटेशन में ला सकते हैं, व्यवहार में अगर ला सकते हैं, तो निश्चित रूप से वो एक उत्पादन का जो एक डिजायरेबल लेवल है वो प्राप्त होगा। एक तो ये हो गया ए कैटेगरी में। बी कैटेगरी में अभी एक सिनेरियो है जिसमें हम अपने किसानों को ये अनुमान कराते हैं कि अगर उनका सफल उत्पादन क्लस्टर में एक लेवल पर आ जाता है तो क्या उनके परिस्थिति स्थिति में बहुत परिवर्तन आएगा क्या। तो उनका सहज ही उत्तर हो सकता है कि हाँ, इससे बहुत परिवर्तन आ जाएगा। अगर ये सारी सुविधाएं, पानी की सुविधाएं और बाकी प्रशिक्षण और जो भी क्लस्टर में एक अच्छा उत्पादन करने के लिए चाहिए, तो अगर उसका एक अच्छा उत्पादन अगर कर सकते हैं तो उनकी आर्थिक और इवेंट की आर्थिक होगा, उसके साथ और भी जो परिस्थिति होगी उसमें सुधार आएगा। लेकिन हम साथ में ये भी बात करें कि क्या सही मायने में व्यवहारिक रूप से उनकी परिस्थिति सिर्फ उत्पादन से बदल जाएगी क्या। तो ऐसे में उनसे थोड़ा सा उनके साथ एक समझ एक विकसित ये करना है कि उत्पादन बढ़ने से ही उनका समाधान नहीं होगा, उनकी परिस्थिति नहीं बदलेगी, बल्कि उनको कुछ उत्पादन को का वाणिज्य भी करना आना चाहिए। नहीं तो वो बिचौलिए के सहारे अगर वो उत्पादन करके बेचते रहें तो वो सही मुनाफा उनको नहीं मिल पाएगा। इसलिए वाणिज्य करने के लिए
उनको बी कैटेगरी में ले जाने का इसमें प्रावधान है। तो बी कैटेगरी में हम उन लोगों को ये बताते हैं कि इससे पहले कि मान लेते हैं कि लोकल मार्केट मंडी से भी अगर उनको जोड़ा जाता है, उनका एक सप्लाई चेन भी शुरुआती दौर में बनाया जाता है, तो क्या सही मायने में वो बाजार तक अपने जो उत्पाद को पहुंचा पाएंगे क्या? तो इसमें कुछ एक चैलेंजेस आती हैं भंडारण का, स्टोरेज का। तो फार्म गेट स्टोरेज का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कराना, जो सोलर बेस्ड जो एक मिनी कोल्ड स्टोरेज का जो एक प्रावधान हम लोग प्रमोट करते हैं, तो उससे अगर उनको समाधान मिलता है, जिससे उनके कुछ एक पेरिशेबल आइटम्स हैं जिसका उत्पादन जैसे हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, तो उनका शेल्फ लाइफ अगर 1 हफ्ते 8 दिन से बढ़ जाता है, तो निश्चित रूप से वो डिस्ट्रेस सेलिंग से बच पाएंगे। और जो भी सप्लाई चेन उनके लिए क्रिएट किया जाता है मार्केट के लिए, उसके अलावा अगर उनकी स्थिति हो जाती है कि वो अगर भंडारण कर पा रहे हैं, स्टोरेज कर पा रहे हैं, लोकल मार्केट को कैटर कर पा रहे हैं, और नंबर ऑफ क्लस्टर्स आपके ब्लॉक में एक अच्छे ढंग से काम कर रहा है, तो फिर हमारा जो सप्लाई चेन है वो इंटर स्टेट लेवल से लेकर के इंटरनेशनल एक्सपोर्ट मार्केट तक का भी हमारा प्लान उसमें है कि उसमें जो नाफेड और अपेडा का जो स्कीम है उससे भी उनको लाभ दिलाया जा सकता है। तो अगर उनके जो मेहनत का उत्पाद है उनका अगर सही मूल्य मिल पाएगा, तो वो बी कैटेगरी में जाकर के मिल पाएगा। उसके लिए स्टोरेज से लेकर के मार्केट लिंकेज के ऊपर, और उसमें हमारे जो इसमें फेलोज हैं उनका ए कैटेगरी में, जैसे कि कृषि मित्र के रूप में उनके साथ उनको हेल्प करेंगे, तो बी कैटेगरी में उनके साथ वो एक वाणिज्य मित्र के रूप में जुड़ेंगे और उनको वाणिज्य करने में सहायता दिलाएंगे। उसके बाद अगर उनकी स्थिति अच्छी होती है और कुछ किसान वैल्यू एडिशन में काम करने के लिए उस स्थिति में आते हैं, तो उनको हम लोग सी कैटेगरी में ले जाते हैं, उद्यम में ले जाते हैं, जहां की वो लोग कुछ माइक्रो इंटरप्राइज करने के लिए रेडी होते हैं। फिर जो फार्म बेस्ड कुछ एक अगर फूड प्रोसेसिंग यूनिट सेटअप कराना हो, उसके मशीनरी के लिए, उनके प्लांट के लिए, और उसमें जो कुछ भी सुविधा उनको प्रशिक्षण और इवन की फाइनेंस, जो कंसेशनल फाइनेंस है उसके ऊपर सब्सिडी है, ये सब दिलाने का काम हो, उसके लिए उनका प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना हो, डीपीआर बनाना हो, इन सब में हमारे फेलोज को ट्रेनिंग मिलेगी हमारे तरफ से, और उनको जो है वैल्यू एडिशन में भी ले जाएंगे। तो अगर ए से बी में आने पर उनकी आय दोगुनी होती है, तो हमारा लक्ष्य होता है कि उनकी आय हम चौगुनी करें, सी कैटेगरी में ले जाकर के, वैल्यू एडिशन में ले जाकर के, तभी सही मायने में वो एक ग्रामोद्योग का एक इकोसिस्टम बनेगा, जिसमें कि थोड़ा बड़ा सोच पाएंगे वो लोग, अपने उत्पाद को बड़े मार्केट में भी ले जाएंगे, एक्सपोर्ट मार्केट में भी ले जाएंगे। तो तभी जाकर के आपका जो क्लस्टर है एफपीओ का फेडरेशन के रूप में जब काम करेगा, तब बड़े मार्केट से जब जुड़ेंगे आप लोग, तब जाकर के सही मायने में उनका जो एक स्थिति है सब्सिस्टेंस फार्मिंग का, जो की स्थिति में फंसे हुए हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, तब उससे कहीं ना कहीं वो निकल करके एक अच्छे आमदनी में आएंगे, अच्छा उद्योग, ग्रामोद्योग वो वहां से कर पाएंगे। तो ये मुख्य जो है एएफसीडीपी के अराउंड जो उद्यम शिक्षा फेलोशिप का जो रोल होगा उसमें रहेगा। बाकी आज जो मुझे थोड़ा एक विषय रखना था उस रूप में, जैसे कि हमने कहा जल मित्र से उद्यम मित्र तक, तो अभी बस थोड़ा हमें 5 मिनट में ही इसको कंक्लूड करना पड़ेगा। तो आज की जो भी चर्चा हुई है, तो आपके साथ मुझे लगता है काफी समुचित हुई है, और अभी जो इसका थोड़ा हमने अपने रूप में इस बात को की जानकारी आपसे लेकर के और कुछ इसमें हमने डायमेंशन जोड़ने का कोशिश किया है, तो उसमें मैं इस नोट पर कंक्लूड करना चाहूंगा कि अभी जो एएफसीडीपी का जो बेसलाइन तैयार हो रहा है,
उद्यम शिक्षा के ऊपर जो चयन प्रक्रिया अभी चल रही है, उसमें कुछ एक गतिविधियां दी जाएंगी, एक्टिविटीज दी जाएंगी, जिनके आधार पर इन फेलोज का चयन करेंगे फाइनली। तो उसके साथ साथ उस गतिविधि में एक जल मित्र का भी फंक्शन होगा, जो प्रस्तावित वाटर के ऊपर अभी जो प्रस्तावना तैयार हो रहा है, उसमें जो भी आपके तरफ से डेटा हमारे हमारे हमें मिला है, तो उसके ऊपर जैसे कुछ एक मैं अभी बहुत संक्षेप में कंक्लूडिंग नोट पर जल मित्र का रोल यहाँ पर रखना चाहूंगा, कि जैसे कि सबसे पहले तो जो बेसलाइन डेटा है उसमें फेलोज को ये बताया जाए कि बिग प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। तो वो बिग प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं जल संकट सबसे पहले, ठीक है। उसके अलावा जो कम उत्पादन है, हमेशा उसकी स्थिति कम उत्पादन जल संकट के कारण बनी रहती है। और बाजार से दूरी, जैसे कि मैं अभी बी कैटेगरी की बात कर रहा था, तो जब तक उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्केट लिंकेज तैयार नहीं होगा, तो उसकी जो है समस्या जैसे बनी हुई है वो रहेगी। उसके अलावा जैसे कि मैंने डिस्ट्रेस सेलिंग की बात की, औने पौने दाम पर उनको बेचना पड़ता है, एक सफल उत्पादन करने के बाद भी अगर उनका इनकम नहीं हो पाता है, तो जैसे डिस्ट्रेस सेलिंग का शिकार होते हैं वो, उसी तरह से अगर उस पर आमदनी नहीं होती है, रोजगार नहीं होता है लोकल में, तो डिस्ट्रेस माइग्रेशन होता है, ठीक है। तो जिसको कहते हैं मजबूरी में पलायन करना, तो वो बहुत एक खराब स्थिति होती है। तो इस प्रोग्राम से उसको भी रोका जा सकता है। ये बिग बिग प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। और जो खेती का लगातार जो अभी एक घाटा का सौदा जैसा अभी बनता हुआ है, उस प्रॉब्लम को हम लोग अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर हम लोगों ने इन सारे जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, जो जो फ्रेमवर्क दिया जा रहा है, इसमें थोड़ा हम लोग एक्शन डाल दें, और डे टू डे में जो कुछ भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है उसको लेकर के उस डेटा पर अगर काम करेंगे, तो जो भी अभी प्रोजेक्ट लाया जाएगा उसमें वो लोग लर्निंग के साथ, अर्निंग के साथ जब प्रशिक्षित होंगे, तब सही मायने में ये प्रोग्राम सफल होगा और सस्टेनेबल होगा, और फिर इसको हम स्केल कर पाएंगे। तो वही अभी वाटर के ऊपर जो भी प्रस्तावना तैयार हो रहा है, तो जो भी टेक्निकल इंटरवेंशन वाटर के ऊपर किया जाएगा, उसके साथ प्रोग्राम को सस्टेनेबल बनाने के लिए जो पिछला प्रेजेंटेशन हुआ था एप्लीकेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो उसमें हमने एग्रो इकोलॉजी से इसको इंटीग्रेट करने की बात की है। तब जब एग्रो इकोलॉजी का जो मुख्य हमारी परियोजना है एएफसीडी में, तो उसमें जो हमारे उद्यम शिक्षा फेलोज हैं, वो जब कृषि मित्र, वाणिज्य मित्र और फिर उद्यम मित्र के रूप में जब काम करेंगे, तब जाकर के ये वाटर प्रोजेक्ट भी सफल, सस्टेनेबल और स्केलेबल बन पाएगा। तो ये आज मुझे थोड़ा कंक्लूडिंग नोट पर ये बात रखनी थी। बाकी इसका जो एक डिस्क्रिप्शन है वो भी एक रिपोर्ट के फॉर्म में साझा किया जाएगा हमारी टीम के द्वारा, और कुछ एक वीडियो लिंक्स हैं वो रेफरेंस के लिए बाकी साथियों के लिए और आप सब फेलोज के लिए भी, आप सबके लिए साझा किया जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज इस सफल चर्चा का हम लोग समापन करते हैं, और हम चाहेंगे कि महेंद्र रोशन जी इसको कंक्लूड करें। सर बहुत ही बहुत ही मतलब क्या कहेंगे, बधाई के पात्र आप हैं कि जो मूल तत्व है जिसको आप एकदम से रग रग करके घुसाने की कोशिश में आप लगे हैं। और